सभी को नमस्कार। वर्मा सर की क्लास में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक 11th बायोलॉजी फर्स्ट यूनिट का 4th चैप्टर प्राणी जगत अर्थात किंगडम हम देख रहे हैं यहाँ पर एनिमल से रिलेटेड। हमने इसके पहले वनस्पति जगत का चैप्टर देखा था, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से वनस्पतियों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, कौन कौन से वर्गीकरण थे जिसके आधार पर हमने पादपों का वर्गीकरण देखा था। आज अब हम प्राणी जगत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्राणियों का वर्गीकरण देखेंगे। इन्हें किस तरह से किन वर्गों के अंतर्गत डिवाइड किया गया है और इनके मुख्य लक्षण क्या होते हैं और कौन कौन से एनिमल्स को कौन कौन से वर्गों के अंतर्गत रखा गया है। मेन कैरेक्टरिस्टिक की फैक्टर्स जो हैं, की पॉइंट जो हैं, उन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं अध्याय 4 प्राणी जगत। हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जंतुओं में जो शरीर होते हैं वो मूलभूत इकाई कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जिसके आधार पर संगठन के स्तर हम देखते हैं कि ऐसे एक कोशिक जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर के बना हुआ है, तो उनमें हम देखेंगे कि संगठन का जो स्तर होता है वो कोशिकी स्तर कहलाता है। सेल से ही मिलकर के पूरा जीव बना हुआ है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। इनमें एक ही कोशिका में जीवन की सभी क्रियाएं संचालित हो सकती है। वहीं हम देखते हैं सेकंड स्तर अगर हम देखें संगठन का, तो कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक बनाती है, टिश्यू। तो यह जो स्तर है यह ऊतक स्तर कहलाता है। हम जानते हैं डेवलपमेंट के तहत ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है, तो यह अंग स्तर को व्यक्त करता है। अंगों से अंग तंत्रों का निर्माण होता है, तो वह अंग तंत्र संगठन के स्तर को प्रदर्शित करता है। और जब कई अंग तंत्र आपस में संयुक्त हो जाते हैं या उपस्थित होते हैं, तो शरीर के रूप में हम देखते हैं कि सर्वोच्च संगठन यहां पर प्रदर्शित होता है। विभिन्न प्रकार के प्राणियों में शरीर के अंदर आवश्यकतानुरूप अनेक विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र उपस्थित होते हैं। हम जानते हैं कि परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, अनेक प्रकार के तंत्र होते हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं। परिसंचरण तंत्र भी 2 प्रकार का होता है। यदि रक्त शरीर के अंदर केवल बंद नलियों में ही बहता है, हृदय और बंद नलियों में ही बहता है, तब उसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और अगर शरीर के अंदर देह गुहा में रक्त खुला हो जाता है, तब उस प्रकार के तंत्र को खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। काकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वहीं विकसित जीव जैसे मनुष्य में हम देखते हैं बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वहीं अर्थवर्म या केचुए में भी हार्ट और हार्ट से जुड़ी हुई विभिन्न नलियां होती है जिनके अंदर ही रक्त बहता है, तो वह हम देखेंगे क्लोज्ड या बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं शरीर में पाई जाने वाली सम्मिति। सम्मिति का मतलब होता है किसी जीव के शरीर को किसी शरीर से गुजरने वाली रेखा के द्वारा 2 समान भागों में बांट देना। यदि शरीर से गुजरने वाली कई रेखाएं शरीर को 2 बराबर भागों में बांटती है, तब उसे हम अरीय सम्मिति कहते हैं। शरीर से गुजरने वाली कई रेखाएं हैं जिनके द्वारा हम देखते हैं कि शरीर को 2 भागों में बांटा जा सकता है। वहीं हम देखते हैं कि यदि केवल एक ही रेखा के द्वारा शरीर को 2 भागों में एक समान रूप से बांटा जा सकता है, तब उसे हम द्विपार्श्व सम्मित जीव कहते हैं। यह द्विपार्श्व सम्मिति कहलाती है। किंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी भी रेखा के द्वारा 2 समान भागों में नहीं बांट सकते, जैसे स्पंज, तो इन्हें हम असम्मित जीव कहते हैं। असम्मित। दूसरा हमने देखा रेडियल सिमेट्रिकल, अरीय सम्मिति।
तीसरे को हमने बोला द्विपार्श्व सममिति, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, केवल और केवल एक ही अक्ष के द्वारा जीव को दो बराबर या समान भागों में बांटा जा सकता है। जीवों के शरीर में हम देखते हैं कि देह गुहा पाई जाती है। देह गुहा के आधार पर, देह गुहा की उपस्थिति के आधार पर जीवों को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। इस देह गुहा या प्रगुहा को सिलोम कहा जाता है। जिन जीवों में सिलोम पाई जाती है उन्हें सिलोमेट, और जिनमें सिलोम नहीं पाई जाती है उन्हें एसिलोमेट, और जिनमें हम देखेंगे स्यूडोसिलोम पाई जाती है, नकली सिलोम पाई जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं, तो उन्हें स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स कहा जाता है। सिलोम का निर्माण प्रायः मीजोडर्म से होता है। ऐसे जीव जिनके शरीर में प्रगुहा या सिलोम का निर्माण मीजोडर्म से होता है उन्हें हम देहगुही या प्रगुहीय जीव कहते हैं। प्रगुहीय जीव, जिनमें हम देखते हैं कि इस प्रगुहा का निर्माण मीजोडर्म के अतिरिक्त मीजोग्लिया या अन्य ऊतकों से होता है, उसे हम स्यूडोसिलोमेट या कूटगुहिक कहते हैं। और ऐसे जीव जिनमें सिलोम का निर्माण नहीं होता, केवल आहार नाली उपस्थित है, ये आहार नाल इसमें भी थी, लेकिन आहार नाल के बाहर भी गुहा थी, तो ये सिलोमेट था, किंतु इसमें हम देख रहे हैं केवल बीच में केंद्रीय आहार नाले और शरीर भित्ति के अंदर किसी प्रकार की कोई गुहा नहीं पाई जाती, तब इस प्रकार के जीव को हम एसिलोमेट प्राणी कहते हैं, अगुहीय प्राणी कहते हैं। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पलों के आधार पर हम देखते हैं कि प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा, जीवों को हमने 3 भागों में बांटा था जिनमें सिलोम पाई जाती है। उदाहरण एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, जिनमें स्यूडोसिलोम पाई जाती है। एस्केलमिंथस यानी एस्केरिस इसके अंतर्गत आता है। और हम देखते हैं जिन जीवों में सिलोम नहीं पाई जाती है वो प्लेटीहेलमिंथस के अंतर्गत आते हैं। लीवर फ्लोक, जिसे हम फेसियोला कहते हैं, टेप वर्म, जिसे टीनिया सोलियम हम कहते हैं, इनके शरीर में गुहा नहीं पाई जाती, प्रगुहा नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें प्लेटीहेलमिंथस जैसे जीवों को हम एसिलोमेट जीव कहते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नाम पर पूछ सकते हैं। हाँ, जीवों में हम देखते हैं कि कुछ जीवों का शरीर खंडों में बटा हुआ होता है, और अगर यह खंडी भवन समान प्रकार का होता है तब उसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। संघ एनेलिडा के जीवों का महत्वपूर्ण लक्षण होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, अर्थात उनका शरीर समान रूप से हम देखते हैं कि विखंडित होता है। पृष्ठरज्जु या नोटोकार्ड, हम देखते हैं कि जो कार्डेटा संघ के जीव होते हैं उनमें शरीर में पृष्ठ सतह पर शरीर की लंबाई में एक ट्यूब के समान नोटोकार्ड पाई जाती है, जो प्रायः मीजोडर्म से विकसित होती है। कॉर्डेटा का यह कैरेक्टर है कि जीवन की किसी भी अवस्था में नोटोकार्ड या पृष्ठरज्जु पाई जाती है तो वह कॉर्डेट कहलाता है। प्राणियों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे सरल जीव प्रोटोजोआ, जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर के बना था, और अब हम देख रहे हैं जब कोशिका एक कोशिक जीवों से बहुकोशिक जीवों का विकास होता है तो पोरीफेरा के अंतर्गत वे जीव आते हैं जिनके संपूर्ण शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को ऑस्टिया कहा जाता है। ये ऑस्टिया शरीर के अंदर खुले हुए होते हैं। अंदर की जो गुहा होती है उसे स्पंजोसील गुहा कहा जाता है। स्पंजोसील गुहा ऊपर की तरफ एक छिद्र के द्वारा खुली हुई होती है। इस छिद्र को ऑस्क्यूलम कहा जाता है, और ऑस्क्यूलम के ऊपर कांटों का बना हुआ एक ताज होता है जिसे ऑस्क्यूलम फ्रिंज कहा जाता है। तो ऑस्टिया छिद्र युक्त छिद्रित शरीर वाले सभी जीव हम देखते हैं संघ पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं, और ये ऑस्टिया नामक छिद्रों के द्वारा इनकी पूरी बॉडी पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं।
साथ ही शरीर के ऊपर स्पंज के बने हुए रेशे भी उपस्थित हो सकते हैं या कटिकाएं, सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कटिकाएं भी इनके शरीर पर पाई जा सकती है। असंख्य छिद्रों के द्वारा जल का करंट इनके शरीर में जाता है, जल की धारा जाती है, जिसमें साथ आए हुए भोज्य पदार्थ के कणों को यह पोषण के रूप में ग्रहण करता है और जल की धारा में ही उत्सर्जी पदार्थों को छोड़ देता है। इस प्रकार इसमें विशेष पाचन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, क्योंकि वाटर करंट से ही हम देखते हैं कि इनमें ये दोनों सिस्टम कार्य करने लगते हैं। ये द्विस्तरीय होते हैं। कोइनोडर्म और पिनेकोडर्म दो प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा हम देखते हैं कि इनका शरीर आच्छादित रहता है, और जो कोइनोडर्म परत होती है वो कोइनोसाइट कोशिकाओं से बनी हुई थी, जिनमें सीलिया पाए जाते हैं, जो वाटर करंट को प्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं, जिन सीलियाओं की गति से एक जल का प्रवाह लगातार होता रहता है। देखिए, कोशिकी स्तर सबसे साधारण स्तर था और हमने देखा कि संगठन का स्तर द्विपरत के रूप में संघ पोरिफेरिया के अंतर्गत आता है। ऊतक और अंगतंत्र बनते हैं तो रेडियल सिमेट्रिकल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल, अरिसम्मिति और द्विपार्श्व सम्मिति अभी हमने देखा था। अरिसम्मिति के अंतर्गत निडेरिया, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा आदि जीव आते हैं और द्विपार्श्व सम्मिति के अंतर्गत हम देखते हैं कि बिना देह गुहा वाले, नकली देह गुहा वाले और सत्य देह गुहा वाले विभिन्न जीव आते हैं, जिन्हें यहां वर्गीकृत लाइन डायग्राम के द्वारा किया गया है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, अ वाला डायग्राम साइकॉन का है, बी वाला डायग्राम यू स्पंजिया का है, सी वाला स्पंजिला का है। पहले साइकॉन है, जिसमें हम देखते हैं कि 6 किरणों वाली कटिकाएं पाई जाती है। वहीं ब और स साइकॉन और स्पंजिला में हम देखते हैं स्पंजिन रेशों का उपस्थिति इनके अंदर होती है। जो कैल्शियम कार्बोनेट की कटिकाएं साइकॉन, ल्यूकोसेलेनिया आदि में पाई जाती है, वह बाह्य कंकाल का कार्य करती है। संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया ऐसे जीव जिनके शरीर में हम देखते हैं एक खोखली गुहा पाई जाती है, जिसे सिलेंट्रॉन कहा जाता है। तो खोखली गुहा सिलेंट्रॉन के आधार पर ही इन जीवों को सिलेंट्रेटा कहा गया है। जेलीफिश या आरेलिया, एडमसिया या सी एनिमोन समुद्री फूल के समान दिखलाई देता है। हाइड्रा हम देखते हैं इस संघ के अंतर्गत आता है। विशेषता होती है कि यह पॉलीमार्फिक होते हैं, बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। इनके शरीर में बहुरूपता दर्शाने वाले गुण पाए जाते हैं। 2 रूप पाए जाते हैं, जिन्हें पॉलिप और मेड्यूसा कहा जाता है। पॉलिप और मेड्यूसा ये 2 रूप पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं कि ये बहुरूपी जीव होते हैं। कॉलोनियल, कॉलोनी बना करके रहते हैं, एक ही कॉलोनी में साथ साथ पाए जाते हैं। जैसे ओबेलिया कॉलोनी में हम देखते हैं कि ये उपस्थिति इनकी होती है। दंशक कोशिकाएं पाई जाती जो स्पर्शकों पर होती है, जो शिकार पकड़ने का कार्य करती है। भुजाओं के बीच में हाइपोस्टोम या मुख पाया जाता है। प्रवाल भित्ति बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रवाल, समुद्र के अंदर मूंगा जिसे अपन कहते हैं, जो हम देखते हैं कि छोटी छोटी ऐसी रेखाओं, पेड़ों जैसी संरचनाओं वाली चीजें जो समुद्रों में मिलती है, उन्हें मूंगा कहा जाता है, प्रवाल कहा जाता है, जो इनके द्वारा बनाई जाती है। संघ टीनोफोरा, समुद्री अखरोट या सी वालनट हम देखते हैं कि संघ टीनोफोरा के अंतर्गत आता है। जीव संदीप्ति अर्थात कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जल के अंदर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वह संघ टीनोफोरा के जीवों का कैरेक्टर होता है। संघ प्लेटी हेलमिंथस, प्लेट अर्थात चपटे क्रमी, इसकी विशेषता होती है कि इनका शरीर चपटा होता है। फेसियोला या लीवर फ्लूक और टीनिया सोलियम ये उदाहरण है। हम देखते हैं ये चपटे क्रमी है। पत्ती के समान संरचना पाई जाती। ब वाला जो अपन देख रहे हैं फेसियोला, भेड़ के लीवर में पाया जाता है और मांसाहारी जीवों में यह प्रवेश कर जाता है भेड़ के अधपके मांस के रूप में। वहीं हम देखते हैं कि टीनिया सोलियम, आगे की तरफ इसमें स्कोलेक्स पाया जाता है, जिसमें
चूषक और कंटक दोनों चीजें पाई जाती है। कंटक के द्वारा यह पोषक के ऊतकों में अपने आप को स्थिर कर लेता है, फंसा लेता है, और चूषकों के द्वारा पोषक रसों का यह अवशोषण करता है। विशेषता होती है, ये द्विलिंगी होते हैं, नर और मादा दोनों प्रकार के। हम देखेंगे कि सेक्स ऑर्गन इनके अंदर उपस्थित होते हैं, और जो टीनिया सोलियम होता है, फीताक्रमी नाम दिया हुआ, फीते जैसा लंबा होता है, और प्रत्येक खंड के अंदर नर और मादा प्रजनन तंत्र पूरे विकसित पाए जाते हैं। इन्हें प्रोग्लोटिड कहा जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं, ये प्लेटीहेलमिन्थस, संघ एस्के हेलमिन्थस जिसके अंतर्गत गोलक्रमी आता है, राउंड वर्म कहा जाता है, एस्केरिस कहा जाता है। बच्चों के पेट में जो कीड़े पाए जाते हैं वह यही गोलक्रमी होते हैं। उदाहरण के रूप में एस्केरिस हम यहां पर देख रहे हैं। नर छोटा होता है, मादा लंबी होती है, और प्रायः हम देख रहे हैं नर की तुलना में काफी लंबी होती है। नर में एनल सीका पाई जाती है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। संघ एनेलिडा के अंतर्गत वे सदस्य आते हैं जिनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, समांगी विखंडन, अर्थवर्म, केचुआ इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। केचुए की स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हम देखते हैं कि लगभग 100 से 110 खंड पाए जाते हैं। यह हम देख रहे हैं अ वाला डायग्राम जो है ये नेरिस को व्यक्त कर रहा है। समुद्री जीव है, पैरापोडिया इसमें पाए जाते हैं जो प्रचलन अंग का कार्य करते हैं। वहीं जो ब वाला डायग्राम है ये जोंक या हिरुडिनेरिया को प्रदर्शित कर रहा है। रक्त चूसने वाला प्राणी है जो पशुओं के ऊपर वाय के आकार का कट लगाता है और रक्त चूसता है। दोनों में मेटामेरिक फ्रेगमेंटेशन है, किंतु जो जोंक है इसमें अग्र चूषक और पश्च चूषक दो चूषक पाए जाते हैं, और ये लूप बनाते हुए हम देखते हैं कि आगे प्रचलन करता है। ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में सैनिक लोग बड़ी बड़ी जोंक या लीच का प्रयोग किलों के ऊपर चढ़ने के लिए करते थे। इनसे रस्सी बांध करके इन्हें किलों के ऊपर फेंक दिया जाता था। ये चूषकों की सहायता से वहीं दीवारों पर चिपक जाती थी, और पकड़ इतनी मजबूत होती थी कि उससे बंधी हुई रस्सी के द्वारा सैनिक ऊपर चढ़ जाया करते थे और किले पर आक्रमण कर दिया करते थे। आयुर्वेदिक चिकित्सा में इनका उपयोग शरीर से अशुद्ध रक्त को दूर करने में किया जाता है। विभिन्न अंगों में इन जोंकों को शरीर पर चिपका दिया जाता है जहां यह रक्त का चूषण कर लेती है, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा में यह काम में आती है। संघ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग्स, संधि युक्त उपांग जिन जीवों में पाए जाते हैं उन्हें आर्थ्रोपोडा में शामिल किया गया है। मक्खी, मच्छर, तितली, पैलीमॉन या झींगा मछली इस संघ के अंतर्गत आते हैं, और शरीर की विशेषता है इन सब में संधि युक्त टांगे पाई जाती है। जोड़ युक्त टांगे अगर पाई जाती है तो इसके अंतर्गत हम रखते हैं। संघ हमने देखा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत इन जीवों को रखा गया है। संधि युक्त उपांग, मेन पॉइंट ध्यान रखना है, और मेल पीगी नलिकाओं के द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। मेल पीगी नलिकाएं इनका उत्सर्जी अंग है। और जो पहले वाला पार्ट हमने देखा था जिसे हमने संघ एनेलिडा कहा था, इसमें हम देखते हैं नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। वृक्कक जिन्हें कहा जाता है, नेफ्रिडियम या वृक्कक, जिनके द्वारा हम देखते हैं कि ये उत्सर्जन का कार्य करते हैं। संघ मोलस्का, संघ मोलस्का के अंतर्गत वे जीव शामिल किए गए हैं जिनका शरीर कमजोर होता है और शरीर के बाहर बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो मोलस्का के अंतर्गत हम देखते हैं वे प्राणी आते हैं जिनका शरीर प्रायः नर्म मुलायम होता है, इसलिए उनमें शरीर के बाहर कवच पाया जाता है। पाइला, यूनियो ये इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं। साथ ही हम देखते हैं ऑक्टोपस, ऑक्टोपस 8 भुजाएं पाई जाती है।
जिनमें दंशक कोशिकाएं उपस्थित होती है, जिनके द्वारा ये शिकार को बेहोश कर देते हैं या मार देते हैं और फिर उसका भक्षण कर लेते हैं। इनमें इंक ग्लैंड पाई जाती है जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। जब भी इनके ऊपर जल के अंदर कोई दूसरा बड़ा जीव आक्रमण कर देता है या इन्हें वहां खतरे का एहसास होता है तो ये अपनी इंक ग्लैंड से एटमॉस्फेयर को रंगीन कर देते हैं और वहां से दूर चले जाते हैं। रेडुला आर्गन हम देखते हैं। रेडुला आर्गन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। रेडुला आर्गन पाइला के अंदर पाया जाता है और एक प्रकार से यह रेती जैसा कार्य करता है, जिससे यह भोजन को रगड़कर खरोच कर छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देता है। संघ इकाइनोडर्मेटा। अगला संघ यहां पर हम देख रहे हैं संघ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनस एंड डर्मेटा, ऐसे जीव जिनकी त्वचा कटीली होती है उन्हें संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत रखा गया है। जैसे स्टारफिश, सितारा मछली जिसे अपन कहते हैं, इसकी त्वचा के ऊपर अनेक कांटे पाए जाते हैं। ऑफियोरा, जिसे ब्रिटल स्टार कहा जाता है क्योंकि इसकी भुजाएं आसानी से टूटने वाली होती है। इसमें रीजनरेशन का बहुत अधिक लक्षण पाया जाता है, अर्थात इसके टूटे हुए टुकड़े से पूरा जीव निर्मित हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें रिप्रोडक्शन पावर बहुत अधिक होती है और स्टारफिश समुद्र में एक बार में करोड़ों अंडे देती है। यदि ये सभी अंडे जीव में कन्वर्ट हो जाएं तो पूरा तालाब, पूरा समुद्र हम देखेंगे स्टारफिश से भर जाता है। तो वहां डार्विन बात को हमें ध्यान रखना है। प्रगुणन दर तेज किंतु जीवन संघर्ष इतना होता है जो उन जीवों की तादाद को प्रकृति में एक लिमिट संख्या से आगे नहीं बढ़ने देता। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हम देखते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा का मुख्य लक्षण है इसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है, अर्थात इसकी जो पांचों भुजाएं रहती है उन पांचों भुजाओं में कुछ वाटर कैनल्स उपस्थित होती है, जिनकी सहायता से हम देखते हैं कि ये एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रोड्यूस करती है। संघ हेमिकॉर्डेटा, एग्जाम्पल बेलेनोग्लासस होता है। हेमिकॉर्डेटा पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, किंतु इसे नॉन कॉर्डेट्स में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेमिकॉर्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकार्ड कहते हैं, जो पृष्ठ रज्जु के समान संरचना होती है। इस संघ के प्राणी कृमि के समान होते हैं, समुद्री होते हैं। शुंड तथा कॉलर लंबे वक्ष के रूप में शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है। टोर्नेरिया लार्वा इसमें उपस्थित होता है, जिसके द्वारा अप्रत्यक्ष परिवर्धन इसमें होता है। टोर्नेरिया लार्वा ध्यान रखना है आपको। और ट्रोकोफोर लार्वा एनिलिडा में पाया जाता है। एनिलिडा में ट्रोकोफोर लार्वा और संघ हेमिकॉर्डेटा में हम देखते हैं टोर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। बेलेनोग्लासस, सेकोग्लोसस इसके एग्जाम्पल होते हैं। कॉर्डेटा या रज्जू की प्राणी जिनमें हम देखते हैं मेरुदंड पाया जाता है, पृष्ठ रज्जु पाई जाती है और गुदा पश्च पुच्छ पाई जाती है। यानी एनस के पीछे अगर पूंछ पाई जाती है तो वह कार्डेटा का कैरेक्टर होता है। क्लोम दरारों का पाया जाना, फिश में अपन जानते हैं क्लोम पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स, तो यह कैरेक्टर है जो रज्जुकी की विशेषताएं हैं। रज्जुकी और अरज्जुकी में अंतर देख रहे हैं। पृष्ठ रज्जु उपस्थित, पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठी खोखली संरचना के रूप में होता है और यहां पर देख रहे हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में ठोस और दोहरा होता है। ग्रसनी में क्लोम दरारें पाई जाती है, इधर क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। हृदय अधर भाग पर पाया जाता है और अरज्जुकी में हम देखते हैं हृदय पृष्ठ भाग में पाया जाता है अगर होता है तो। रज्जुकी में एक गुदा पश्च पुच्छ पाई जाती है और अरज्जुकी में गुदा पश्च पुच्छ अनुपस्थित होती है। संघ कार्डेटा को 3 उपसंघों में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। एसिडिया जिसे हर्डमानिया भी कहा जाता है, यह यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है।
सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत एम्फीऑक्सस आता है और वर्टिब्रेटा में हम देखते हैं कि दूसरे अन्य कशेरुकी जंतु आते हैं। ये वर्गीकरण दिया हुआ है। वर्टिब्रेटा को दो भागों में बांटा गया है, अग्नेथोस्टोमेटा और ग्नेथोस्टोमेटा। जबड़े नहीं पाए जाते हैं तो वो अग्नेथोस्टोमेटा कहलाता है और जबड़े युक्त प्राणियों को ग्नेथोस्टोमेटा में रखा गया है। ग्नेथोस्टोमेटा को दो भागों में बांटा गया है, पीसीज और टेट्रापोडा। पीसीज के अंतर्गत सभी मछलियों को रखा गया है जो कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस दो वर्गों में बांटी गई है। कॉन्ड्रिक्थिस जिनमें हम देखते हैं कि उपास्थीमय मछलियां होती, अस्थिमय मछलियां होती है, और ऑस्टिक्थिस जिसके अंतर्गत, कॉन्ड्रिक्थिस के अंतर्गत हम देखते हैं कि उपास्थि वाली मछलियां आती है और ऑस्टिक्थिस के अंतर्गत हम देखते हैं अस्थिल मछलियां आती है जिनमें हड्डियां पाई जाती है। टेट्रापोडा के अंतर्गत 4 पैर वाले जीवों को शामिल किया गया है। एम्फीबिया उभयचर प्राणी कहलाते हैं, मेंढक जैसे प्राणी जो जल और थल दोनों में अपना जीवन यापन करते हैं। रेप्टिलिया के अंतर्गत सरीसृप आते, यह माना गया है कि रेप्टिलिया का विकास एम्फीबियन से हुआ है। एम्फीबियन से डेवलपमेंट हुआ रेप्टिलिया और रेप्टिलिया से विकास हुआ एविस का, पक्षियों का। और हम जानते हैं कि रेप्टिलिया और एविस के बीच आर्कियोप्टेरिक्स संयोजी कड़ी है, जीवाश्म के रूप में प्राप्त होती है आर्कियोप्टेरिक्स। यह जीव अब उपलब्ध नहीं है किंतु इसके जीवाश्म चट्टानों से प्राप्त किए गए हैं, जिसका कुछ लक्षण रेप्टिलिया सरीसृप जैसे हैं और कुछ लक्षण एविस जैसे। चोंच पाई जाती है, चोंच लक्षण है पक्षियों का, और त्वचा पर शल्क लक्षण है सरीसृपों का। इसमें दोनों उपस्थित होते, इसलिए इसे हम संयोजी कड़ी या कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो ध्यान रखना है, आर्कियोप्टेरिक्स संयोजी कड़ी है किन के बीच में? यह रेप्टिलिया और एविस के बीच में संयोजी कड़ी है। और सबसे विकसित हम देखते हैं ग्नेथोस्टोमेटा टेट्रापोडा के अंतर्गत आता है मैमेलिया, जिसे स्तनी वर्ग कहा जाता है, जिनमें मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, स्किन के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं। तो ये मैमेलिया को प्रदर्शित करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। साइक्लोस्टोमेटा अंतर्गत हम देखते हैं जबड़े के अभाव वाली मछलियां यहां पर रखी गई है। वर्ग कॉन्ड्रिक्थिस, ये धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी है। अंतः कंकाल उपस्थित होता है, मुख अधर तल पर स्थित होता है, पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, क्लोम दरारें अलग अलग होते हैं और ओपरकुलम से ढके हुए नहीं होते हैं। ऑस्टिक्थिस के अंतर्गत हम देखते हैं कि कंकाल अस्थिल होता है। ऑस्टिक्थिस का अस्थिल और कॉन्ड्रिक्थिस का हम देखते हैं कि उपास्थीमय मछलियां उसके अंतर्गत आती है। एम्फीबियन या उभयचर, मेंढक, सेलामेंडर आदि प्राणी इसके अंतर्गत आते हैं। सरीसृपों के अंतर्गत हम देखते हैं सांप, छिपकली, कछुआ, एलिगेटर, मगरमच्छ, कैलोटिस, गिरगिट, ये सभी प्राणी हम देखते हैं कि रेप्टिलिया को बिलोंग करते हैं। सर्प की अनेक प्रजातियां होती है, 300 से अधिक प्रजातियां होती है, कुछ पॉइजनस होती है, कुछ नॉन पॉइजनस होती है। पक्षियों की विशेषता होती है कि इनमें फेफड़ों में वायुकोश पाए जाते हैं और इनकी हड्डियां हल्की होती है, फलस्वरूप इनका वजन कम होता है और इनमें पिच्छ पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। ये सब इन्हें फ्लाइट करने में मदद करते हैं। जहां हम देखते हैं कि एम्फीबियन और सरीसृप असमतापी प्राणी होते हैं, वहीं हम देखते हैं जितने भी पक्षी होते हैं ये समतापी प्राणी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का टेम्परेचर नियत बना हुआ होता है। स्तनधारियों में हमने देखा है स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, त्वचा पर रोम पाए जाते हैं, बाह्य कर्ण पाए जाते हैं, पेशियां डायफ्राम के द्वारा, श्वसन की क्रिया पेशी डायफ्राम के द्वारा संचालित होती है। और हम देखते हैं कि कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं और उनका विकास मादा के शरीर में बनी एक थैलीनुमा गुहा में होता है। उदाहरण हम कंगारू को जानते हैं।
टेबल में विभिन्न प्रकार के संघों के लक्षण दिए हुए हैं, जो भी अपन ने सारे पढ़े वो आप यहाँ पर और शॉर्टकट में रिमेंबर ध्यान रखने के लिए देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये है जंतु जगत से रिलेटेड सारे पॉइंट्स थे। डिटेल स्टडी के लिए आप डेफिनेटली किसी भी रेफरेंस बुक का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में। तैयारी करते रहिए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा।